ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में, कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस कंसेप्ट का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यू पीपल मस्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन सॉलिड इज इन कांटेक्ट विथ लिक्विड द सरफेस ऑफ लिक्विड मस्ट नॉट बी और विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है कि जब भी हम किसी लिक्विड को किसी सॉलिड के कांटेक्ट में डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, ग्लास बीकर, ओके, और इस ग्लास बीकर के अंदर मैंने पोर कर लिया एक लिक्विड को, लेट्स से केरोसिन, ठीक है। तो केरोसिन को मैंने क्या कर दिया, इस ग्लास जार के अंदर डाल दिया, तो उसका जो शेप आएगा, सरफेस का शेप, तो वो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल ना होते हुए कुछ ऐसा दिखेगा हम लोगों को, ठीक है, और ना कि ऐसे हॉरिजॉन्टल बिल्कुल, ठीक है। तो हम लोगों ने इस ग्लास बीकर के अंदर ये क्या डाला हुआ है, केरोसिन। तो जब भी तुम केरोसिन डालते हो ग्लास के अंदर, जो उसका सरफेस है, दैट सरफेस विल नॉट गेट हॉरिजॉन्टल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बाकी जगह पर वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, ठीक है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, वो कॉनकेव दिख रहा है तुम लोग को, ऐसा शेप जो दिख रहा है वो कैसा है, उसका कॉनकेव है, ना कि हॉरिजॉन्टल। इन द सेम वे जब तुम क्या करते हो, किसी ग्लास बीकर में मर्क्यूरी को ऐड करते हो, ठीक है, मर्क्यूरी डाल देते हो, ठीक है, ये दूसरा ग्लास बीकर बनाया हम लोगों ने और इसके अंदर मर्क्यूरी डाल दिया, तो मर्क्यूरी का जो मिनिस्कस का शेप आता है, यानी कि सरफेस का शेप आता है, दैट शेप विल बी लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे। तो ये भी ऐसे हॉरिजॉन्टल ना मिलते हुए हम लोग को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कुछ अलग शेप मिलता है। इसका मतलब जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा, जो सरफेस का शेप होता है उसका, वो या तो कुछ इस तरीके से रहेगा जिसको हम बोलेंगे कॉनकेव शेप, कॉनकेव है ना, उसका जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस यानी कि सरफेस, लिक्विड किसी ट्यूब के अंदर अगर तुम लिक्विड को डाल दो तो उस ट्यूब के अंदर उस लिक्विड का जो सरफेस होगा उसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये जो मेनिस्कस है, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस का जो शेप तुमको दिख रहा है, दैट इज व्हाट, वो कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है। केरोसिन जब डाला तुमने ग्लास में, और यहाँ पे इस केस में ये जो शेप है इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, बराबर है। तो जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा, उसका जो सरफेस का शेप है या तो कॉनकेव होगा या फिर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि देखो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है भाई फ्री लिक्विड सरफेस पे, सरफेस पे होते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों कांटेक्ट में है, और वो वाला पॉइंट सरफेस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगेन एक ऐसा बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर तुमने फ्लूइड भर दिया, तो फ्लूइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस मतलब कि जो सॉलिड है उसके कांटेक्ट में है, ठीक है, लेकिन हमको खाली कौन सा लेना है, जो सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर कौन से कांटेक्ट में है, ये वाले, ये सब बीकर के कांटेक्ट में है ना, मतलब उस सरकमफरेंस का अलोंग जो भी होंगे वो सब क्या है, बीकर के कांटेक्ट में, और सरफेस पर भी है, तो वो कहलाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे अभी स्टडी के लिए, ठीक है। तो देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा, ये 2D डायग्राम है, तो इस डायग्राम में तुमको ये जो दिख रहा है, ये वाला दिस टू आर व्हाट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक केस में यहां पे ये और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो हमको क्या करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्या करना है, अरे क्या करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग फ्री लिक्विड सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से दिख रहा है तुम लोगों को। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्री लिक्विड सरफेस को हम लोगों ने ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। वो वाली टेंजेंट एंड सरफेस ऑफ सॉलिड, सरफेस ऑफ सॉलिड दिख रहा है तुम लोगों को, ये है सॉलिड का सरफेस, उनके बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ओके, उनके बीच में जो एंगल है, उस एंगल को कहा जाता है बच्चों एंगल ऑफ कांटेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो ये जो टेंजेंट मैंने फ्री लिक्विड सरफेस पे ड्रॉन की है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में हालांकि दो एंगल हम मेजर कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया, ये एंगल भी तो टेंजेंट ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस के बीच वाला है, लेकिन हमको वो ही एंगल लेना है जो लिक्विड के अंदर है, यानी कि एंगल कहां से मेजर करना है, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। इधर देखो, इधर भी हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किसको, लेकिन टू द फ्री लिक्विड सरफेस। तो ये फ्री लिक्विड सरफेस को हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ की कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड उस टेंजेंट के बीच में और जो सरफेस ऑफ सॉलिड है, सरफेस ऑफ सॉलिड है, ठीक है, उसके बीच में क्या एंगल, तो कौन सा लेंगे, ये एंगल लेंगे, वो नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, दैट इज व्हाट तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि तुम जो एंगल मेजर कर रहे हो, मतलब सॉलिड सरफेस और टेंजेंट और फ्री लिक्विड सरफेस के बीच में का वो एंगल कहां से मेजर किया होना चाहिए, इनसाइड द लिक्विड। क्लियर है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जो है इन दोनों केस में हम लोगों को अलग अलग दिख रहा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट?
तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या डेफिनेशन बताओगे? फॉर अ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, और द फॉर अ लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड द एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड, देखो फॉर द लिक्विड विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड द एंगल बिटवीन सॉलिड सरफेस और सरफेस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ड्रॉन ऑन, ये देखो फ्री लिक्विड सरफेस है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, मैं यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। फॉर अ लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड, उस लिक्विड के लिए जो सॉलिड की क्या है, कॉन्टैक्ट में है। फॉर लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड, एंगल बिटवीन, याद कर लो बेटा, कर लो यार, सरफेस ऑफ, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस, टेंजेंट ड्रॉन ऑन फ्री लिक्विड सरफेस मेजर्ड, एंगल किधर से मेजर करना है, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर हो गया डेफिनेशन सब लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी देखो ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, या इस एंगल ऑफ मतलब जब भी लिक्विड कोई सॉलिड के कांटेक्ट में होगा तो उसका जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल रहेगा नहीं, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये शेप ऐसा अलग डिफरेंट तुमको दिख सकता है, ठीक है। और वो जो एंगल है उन दोनों के बीच में का, उसको हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट कहा है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम के अंदर तुमको क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो तुमको एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन बताने आनी चाहिए, उसके साथ साथ तुमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो कैरेक्टरिस्टिक में पहली देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि किसी भी गिवन पेयर के लिए, पेयर मतलब कि वो दोनों सॉलिड और लिक्विड जिनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी गिवन पेयर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू होती है फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे हम अगर लेंगे कि कोई एक ग्लास जार है, उस ग्लास जार के अंदर हम लोगों ने पानी भर दिया, प्योर वाटर है, और जो ग्लास है वो ग्लास भी बिल्कुल क्लीन है, तो क्लीन ग्लास और प्योर वाटर, इस पेयर के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बच्चों वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है वो, 0 डिग्री। अगर तुम केरोसिन ग्लास की बात कर रहे हो, देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देम इज 26 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 26 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है कितना होता है, 26 डिग्री। मतलब यहां से तुम मेजर करना चालू कर दोगे, है ना, 10 20 30 इस तरीके से, सॉरी 10 20 और यहाँ पे 26 तक जाएगा ये वाला, ठीक है। लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल बनाती है ना। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है केरोसिन और ग्लास के बीच में का, एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है, एक्यूट होता है, बिकॉज इट इज व्हाट 26 डिग्री। लेकिन इस केस में देखो, मर्क्यूरी और ग्लास के केस में ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये 90 से ज्यादा है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट जब ऑब्ट्यूज होता है, जो मिनिस्कस होता है, उस सरफेस जो होता है, उस सरफेस का शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। लेकिन जब एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, देन द शेप ऑफ द सरफेस और द शेप ऑफ मिनिस्कस विल बी कॉन्केव। और कॉन्केव शेप किसके केस में होता है, इन द केस ऑफ केरोसिन ग्लास पेयर। और केरोसिन ग्लास पेयर के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो कितना होता है, केस में 26 डिग्री। इस केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो कितना होता है, लेट्स से ऑब्ट्यूज तो होता ही है, साथ ही साथ में मर्क्यूरी और ग्लास पेयर के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है दैट इज 140 डिग्री, ठीक है। आई होप कि ये सब नंबर जो मैंने बोर्ड पे लिखे वो सही है, ठीक है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने ये जो तुमको अभी बताए नंबर्स, ये नंबर इसलिए बताए कि किसी भी पेयर के लिए फिक्स होते हैं। केरोसिन कभी भी तुम ग्लास के अंदर डालोगे तो उनके बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी 26 डिग्री। इसका मतलब गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है कांस्टेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखोगे, फॉर
गिवन पेयर और गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट। कैसा है वो? कांस्टेंट। एक मिनट मेरे को कैमरा चेक करना है, इज कांस्टेंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दैट टू, सॉलिड और लिक्विड, इन दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे हम शॉर्ट में लेंगे डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और एक कि भाई जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द थर्ड मीडियम और द मीडियम विच एग्जिस्ट अबाउ द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मान लो इस जार के अंदर केरोसिन था और केरोसिन के अंदर ऊपर क्या था? केरोसिन के ऊपर, मतलब इस लिक्विड के ऊपर ये जो क्या था? क्वाइट ऑब्वियस है कि ये जो सब नंबर एंगल ऑफ कांटेक्ट में लिखे हैं, ये यही अज्यूम करके लिखे है कि उनके ऊपर क्या है? एयर है। तो एयर है तो उनके बीच में का एंगल 26 डिग्री है, केरोसिन ग्लास के बीच में का। लेकिन अगर मैं मान लो एयर की जगह पर इस केरोसिन के ऊपर कोई दूसरा फ्लूइड डाल दूं जिसकी डेंसिटी केरोसिन से कम है, मतलब कि ऊपर आएगा वो। अरे यार, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? चेंज होगा। मतलब कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द थर्ड मीडियम विच एग्जिस्ट अबाउ द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो यहां पे तुम लोग उस थर्ड पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है कि भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट इज depends upon the third medium which exists above the surface of the fluid or surface of the liquid. Okay, उसके साथ साथ एक और characteristics तुम लिख सकते हो, that is what this angle of contact depends upon the impurity added. मान लो कि भाई केरोसिन और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो 26 डिग्री है, लेकिन अगर मैं केरोसिन के अंदर कुछ इंप्योरिटी डाल दूं, कोई दूसरा फ्लूइड डाल दूं, है ना, सोल्यूबल इनसोल्यूबल कोई भी इंप्योरिटी अगर मैं उसके अंदर डाल दूं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, लेकिन अगर हम उस पानी के अंदर शक्कर को या नमक को, नींबू को, रसना वगैरह कुछ भी कंस्टिट्यूएंट डाल दे उसके अंदर, तो वो इंप्योरिटी हो गई उसके अंदर, उस वाटर के लिए। दैट मीन्स द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास जो 0 था वो भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स इस पर से ये कंक्लूजन निकलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती है सामने कि भाई दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन द इंप्योरिटी एडेड। द लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इस गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर के बीच में का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा बच्चों? चेंज होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तुमको बताई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, या हम सीधा सीधा कहेंगे कि जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो सरफेस है वो सरफेस हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं रहता? क्या जड़ क्या है उसके बीच में? और वैसे देखा जाए तो अगर तुम जनरली नॉर्मली हम क्या होते हैं कि हमारे घर में मान लो कोई एक पॉट है, ठीक है, ग्लास का या कोई स्टील का कोई भी बर्तन तुम लोगे या किसी भी घमेले वमेले में अगर तुम पानी लिक्विड डाल दोगे, तो जो मतलब कि शेप ऑफ द सरफेस होता है, वो शेप ऑफ द सरफेस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही अलग होता है। देखिए कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, वो खाली कहां पे शेप हमको ज्यादा मतलब ध्यान में आता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। कांटेक्ट जहां पे हुआ है उन दोनों के बीच में वहीं पे शेप लगाएगा, बाकी जगह पर हमको वो लिक्विड हॉरिजॉन्टली दिखता है ना। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ठीक है, तो इस कंटेनर में अगर कुछ भी फ्लूइड होगा, अगर उसका एंगल मतलब जो मेनिस्कस का शेप है वो कॉनकेव मिला है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये इधर 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 ये वाला, ये यहां से यहां, ये तो फ्लैट ही है ना पूरा, ये तो हॉरिजॉन्टली है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है? ठीक है, मतलब हम लोग पहले इसके ऊपर देखेंगे कि ये जनरली हमको हर जगह पर जो लिक्विड होता है, कहीं पर ही जाओ तुम किसी भी कंटेनर में फ्लूइड देखो, उसका सरफेस तुमको हॉरिजॉन्टल दिखेगा, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी अलग होगा। अरे यार तुम नहीं समझ रहे, ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो हम लोग पहले इस चीज को देखेंगे। ठीक है, अभी देखो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये हॉरिजॉन्टल ना होती है, अगर ये सरफेस कुछ ऐसे होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कभी देखा क्या तुम लोगों ने कैसे पानी बीच में ऊपर आ गया है? नहीं देखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है ना, ऐसा होता। तो क्यों नहीं है ऐसा? इसके लिए देखो छोटा सा एक पॉइंट, ठीक है, मान लो ये एक पॉइंट है, इसका नाम है ए, और एक दूसरा पॉइंट है, लेट्स से इसका नाम है बी। दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है? दोनों पॉइंट में डिफरेंस है, दोनों की एनर्जी अलग अलग है। क्या अलग अलग है? एनर्जी, ठीक है। या फिर वैसे नहीं समझ रहे तो इस बी के नीचे कोई एक तीसरा पॉइंट
सी नाम देते हैं, जिनकी ए की और सी की लेवल कैसी है, सेम है। मुझे बताओ तुम लोग, ए और सी में, सी पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट सी, इन दोनों प्रेशर में क्या डिफरेंस है? अरे इन दोनों प्रेशर में डिफरेंस है क्या? तो इन दोनों प्रेशर में डिफरेंस है भाई, क्योंकि ए पॉइंट पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है ओनली कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑन द कंट्री द प्रेशर एक्टिंग ऑन पॉइंट सी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वेल एज प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम, लिक्विड कॉलम, क्योंकि उसके ऊपर फ्लूइड है, उसका भी प्रेशर लगेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग वहां पे ट्रांसमिट होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट सी कैसा है? ज्यादा है। और तुमको पता है जब भी किसी दो पॉइंट में फ्लूइड के अंदर प्रेशर डिफरेंस होता है तो प्रेशर फ्लूइड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर। तो इसका मतलब यहां से फ्लूइड फ्लो हो जाएगा तब तक जब तक के ये ए और सी, ए बी सी सारे के सारे सेम हाइट पे नहीं आ जाते। समझ रहे हो तुम लोग? इसलिए हम लोग जब भी किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड डालते हैं ना बच्चों, वो फ्लूइड हमको दिखता हॉरिजॉन्टल है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कहानी कुछ और चल रही होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो कभी कॉनकेव तो कभी कॉन्वेक्स ऐसा शेप क्यों बनाता है? तो इसके लिए हम लोगों को एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और उस थ्योरी का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, सभी पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर थ्योरी। ओके, या आप एक काम करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मतलब आप लोगों को पढ़ने के लिए आसान जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो। ठीक है, बाकी का बात। ओके, थैंक यू। ओके, तो पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स। तो इस पर से हमको ये देखने में मतलब ध्यान में आएगा ये थ्योरी जब तुम पढ़ोगे कि जब भी कोई लिक्विड कांटेक्ट में आता है ना बच्चों सॉलिड के, तो जो उसका सरफेस आता है तो उसका जो शेप होता है, मैंने इसका जो शेप है कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्या किसका हाथ है इस शेप को कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स करने के लिए? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक केस कंसिडर करेंगे जिसके अंदर एक सॉलिड के कांटेक्ट में हम लोगों ने रखा हुआ है लिक्विड। अभी फिलहाल इस लिक्विड का जो सरफेस है, ये जो सरफेस तुमको दिख रहा है, ये सरफेस मैंने कैसा लिया? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। लगे तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ये सरफेस है। ठीक है, दिस इज व्हाट, ये जो तुमको दिख रहा है ये रीजन है किसका? सॉलिड का। ठीक है, इधर ये जो दिख रहे सरफेस के ऊपर ये है एयर एंड दिस इज व्हाट, ये है अपना लिक्विड। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है तुम लोगों को? कंसिडर करना है एक मॉलिक्यूल, कंसिडर मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड यम। एक मॉलिक्यूल तुम कंसिडर करोगे लिक्विड का जिसका नाम होगा यम, विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ सॉलिड ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने इस मॉलिक्यूल को कंसिडर किया और उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, दैट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी हम लोगों ने क्या कर दिया? ड्रॉ कर लिया। ध्यान से देख पा रहे हो तुम लोग? ओके, एक सेकंड। हाँ, तो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अभी ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तुम लोगों ने ड्रॉ कर लिया ना बच्चों, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का कुछ पार्ट देखो, दैट इज व्हाट, सम पार्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन सॉलिड, सम पार्ट इज इन एयर एंड सम पार्ट इज इन लिक्विड। तो अलग इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, कुछ एयर के मॉलिक्यूल होंगे, कुछ सॉलिड के मॉलिक्यूल, सब मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मॉलिक्यूल ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर सब लिक्विड मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं तो सबका एक कुछ तो भी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। सब एयर मॉलिक्यूल मिला के कुछ रिजल्टेंट फोर्स लगा रहे होंगे और कुछ सब सॉलिड मॉलिक्यूल बना के एक रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो किसी भी इंस्टेंट पे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट मॉलिक्यूल्स यम आर, कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं? ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन यम, दैट इज नॉट मॉलिक्यूल एम पे कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? तो कौन कौन से फोर्सेस बता सकते हो तुम लोग? तो इन सब लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से एम पे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? कोहेसिव फोर्स। क्योंकि देखो सेम मॉलिक्यूल में, लिक्विड का मॉलिक्यूल है तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। सो यहां पे क्या होगा? दैट इज व्हाट, इन सबका एक रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स वहां पे काम करेगा। सो पहला लगेगा रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड। ओके, तो यहां पे बनाएंगे रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड। लिक्विड के वजह से है इसलिए हम लोग इसको यहां, इसका नाम क्या है? यम, तो इसको डिनोट करेंगे यमएल से। तो वेक्टर यमएल, लिक्विड के अंदर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना, वेक्टर यमएल। ठीक है, अच्छा दूसरा फोर्स बताओ, कौन बताएगा? दूसरा फोर्स, यहां पे जो सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो सब मॉलिक्यूल्स भी तो उस मॉलिक्यूल एम के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं।
भाई लगा रहे नहीं लगा रहे, लगा रहे, ठीक है। तो ये सबका रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, तो हम लोग सबका जो एडहेसिव फोर्स लगेगा रिजल्टेंट वो लिखेंगे, दैट इज व्हाट रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स। क्या लिखेंगे बच्चों, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स। अच्छा बता किसकी वजह से, अरे किसकी वजह से लग रहा है रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स, ड्यू टू सॉलिड। अच्छा ये इधर काम कर रहा है, यह है रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स। अच्छा सॉलिड की वजह से लग रहा है तो इसको नाम देंगे यम यस, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वेक्टर यम यस। तो समझ रहा नहीं समझ रहा, ओके। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट फोर्स कौन सा है, नेक्स्ट फोर्स है एयर मॉलिक्यूल्स भी तो फोर्स लगा रहे हैं भाई, ठीक है। तो सब एयर मॉलिक्यूल मिला के इधर काम करने वाला जो फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स जो एडहेसिव का फोर्स एग्जर्ट करेंगे वो काफी कम होगा, इनफैक्ट नेग्लिजिबल होने वाला है वो, ठीक है। तो ये इसको नाम देंगे हम यम ए, ठीक है। सो रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर, एंड उसको डिनोट करेंगे वेक्टर एम एस से। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, और एक फोर्स है, कौन सा है सुनो, देखो कौन सा फोर्स है वो, एक सेकंड मुझे ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है थोड़ी, हाँ कौन सा फोर्स है, तो ये जो मॉलिक्यूल यहां पे है इस मॉलिक्यूल का खुद का वेट बराबर है, उसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और उसको वो कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको डिनोट करेंगे वेक्टर एम जी से, ये इधर काम कर रहा है, ठीक है, वेक्टर एम जी। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। तो जितने भी फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना बच्चों, इसमें से कितने फोर्स देखो, इसमें से दो फोर्स जो है मतलब एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स एंड उस मॉलिक्यूल का खुद का वेट, ये दो फोर्स बहुत ही कम है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल है। इसका मतलब उन दो फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। किसको किसको, दैट इज व्हाट द रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स, एंड वो मॉलिक्यूल कितना छोटा होगा, उसका वेट, उसका मास कितना कम, तो उसकी वजह से जो वेट उसका है वो वेट भी कैसा होगा, कम होगा। मतलब इस एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल का वेट हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास खाली कौन बचेंगे, हमारे पास बचेगा दैट इज व्हाट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल। और यही वो दो फोर्स है जिन दो फोर्स का रिजल्टेंट डिसाइड करेगा कि हमारे मेनिस्कस का शेप कैसा होगा। क्या होता है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे, मतलब जब इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है तो उस टाइम पे जो सरफेस का जो मतलब कि सरफेस का जो शेप होता है, या हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑन द लिक्विड सरफेस जो होती है, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट। किसी भी लिक्विड के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है उस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है हमेशा सरफेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है हम लोगों ने फ्लूइड, ठीक है। अब फ्लूइड के ऊपर एक ही फोर्स मेजरली काम कर रहा है और वो फ्लूइड का पूरा वेट, ठीक है, तो इस फ्लूइड का पूरा वेट कौन सा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स तो उसके ऊपर इधर ही लग रहा है, तो सर लिक्विड के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जिधर लगेगा उस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है उसका सरफेस, ठीक है। तो ये बात तुम ध्यान रख सकते हो तुम्हारे नॉलेज के लिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी भी फ्लूइड के ऊपर जो रेस्ट में है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उस रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है उसका सरफेस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहने की कोशिश करता है, ठीक है। तो चलो इधर काम करते हैं। तो अभी किसी भी कंटेनर के अंदर जो लिक्विड हम डालेंगे उसके मेनिस्कस का सरफेस कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस। फर्स्ट वन इज एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एंड कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, आराम से समझ जाओगे। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज इसमें है ही नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। सिंपली ध्यान रखो कि अभी हमको रिजल्टेंट के ऊपर फोकस करना है, जो रिजल्टेंट किसका होगा, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स एज वेल एज एंड द कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग केस लेते हैं, ठीक है। अभी देखो 2-3 केस लेंगे, जिसके अंदर सबसे पहली केस लेंगे हम लोग केस नंबर 1, ठीक है। इस केस के अंदर जो लिक्विड हम ले रहे हैं वो लिक्विड वो है जो सॉलिड को पार्शियली वेट करता है। तो केस नंबर 1 किसकी है, द लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। मैं यहां पे लिख देता हूं, liquid which partially weights the solid, liquid which partially weights the solid। चलो ठीक है। अब liquid which partially weights the solid मतलब क्या, कि ऐसे लिक्विड जो हम मतलब मान लो एक ग्लास ले लिया मैंने, ठीक है, उस ग्लास के अंदर केरोसिन डाल दिया और बाद में उसको खाली कर दिया, तो उस ग्लास को केरोसिन चिपका हुआ रहता है ना,
तो थोड़ा थोड़ा उसको लग जाता है केरोसिन, ठीक है। तो दैट इज व्हाट लिक्विड विच पार्शियली वेट द सॉलिड, ये वाले केस है उसमें, ठीक है। तो देखो कैसे, इस केस के अंदर क्या है कि हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसके कांटेक्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, इसके कांटेक्ट में डाल देंगे हम ये फ्लूइड, ठीक है। ये केरोसिन है, जो कुछ भी मान लो तुम लोग, ठीक है, ये ऐसे फ्लूइड है, ठीक है। अब इस केस में क्या है, दिस लिक्विड्स आर पार्शियली वेट द सॉलिड, मतलब ये लिक्विड सॉलिड को पार्शियली वेट कर देता। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बनाते हैं एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल है यम, ठीक है। इस मॉलिक्यूल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड, एंड एक लग रहा है कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जब तुम किसी ग्लास के अंदर मान लो उस फ्लूइड को डाल रहे हो और बाद में निकाल दे रहे हो, तो वो फ्लूइड उस ग्लास को चिपका हुआ रह रहा है, मतलब सॉलिड को लगा हुआ रह रहा है। इसका मतलब कि सॉलिड के और उस लिक्विड के बीच में जो फोर्स ऑफ एडहेजन है वो बहुत ज्यादा है, तभी तो उसको चिपका हुआ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम हाथ लो और किसी पानी, मतलब पानी के अंदर डुबाओ और हाथ निकालो पानी से, तो हाथ को पानी में अगर पानी लगा हुआ रहता कि नहीं रहता, रहता। इसका मतलब कि तुम्हारे हाथ में और लिक्विड में जो फोर्स ऑफ एडहेजन है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन दैट वाटर मॉलिक्यूल्स। अरे समझ रहा नहीं समझ रहे? तो जिस केस में मतलब एक ग्लास के अंदर तुमने कोई फ्लूइड डाला, केरोसिन का एग्जांपल लेंगे, और बाद में निकाल ले तो केरोसिन ग्लास के सरफेस को मतलब चिपका हुआ रहता है। इसका मतलब जो एडहेसिव फोर्स है बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल्स एंड द केरोसिन मॉलिक्यूल्स इज मोर एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन केरोसिन मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो इस केस में हमारे पास जो दो फोर्स थे, एक ये वाला एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स एंड एक कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल, इन दोनों के इसमें जो फोर्स होगा, जैसे हम बोलेंगे ये वाला जो फोर्स है वो थोड़ा ज्यादा होगा, दैट इज व्हाट एमएस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एमएल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमको रिजल्टेंट बनाना है। रिजल्टेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अरे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पता है ना तुम लोगों को, ये इधर लेता हूं, तो ये हम लोग दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका रिजल्टेंट दोनों का किधर लाया करेगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इधर काम करेगा, ठीक है। दैट्स एम आर, लेट्स से वेक्टर एम आर बी द वेक्टर एम आर, इट इज बी द रिजल्टेंट, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एम एस एंड वेक्टर एम एल। हम लोगों ने लेट किया इस चीज को कि जो वेक्टर एम आर है, एम एस और एम एल का क्या है, रिजल्टेंट है। अब एक बात को सोचो कि अगर जो एडहेसिव फोर्स है ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल वो ज्यादा है, तो रिजल्टेंट भी किसके पक्ष में है, सॉलिड के पक्ष में। मतलब रिजल्टेंट किधर लाइज करेगा, इस केस में रिजल्टेंट लाइज इनसाइड द सॉलिड। दैट मींस इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर होता है किसका, शेप ऑफ द दैट इज व्हाट सरफेस ऑफ द फ्लूइड। तो इसको परपेंडिकुलर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट मी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा डायग्राम में, ये ऐसे, तो इसको परपेंडिकुलर है ये, तो लिक्विड का सरफेस हमारा ऐसा जाएगा, और इसलिए ये लिक्विड सरफेस कैसा बन गया बच्चों, ये देखो कॉनकेव बन गया। समझ रहे क्या तुम लोग क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम बोलोगे ये लिक्विड नीचे जाएगा, लिक्विड नीचे नहीं, तुम ऐसा कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो सरफेस है, जो मेनिस्कस का शेप है, वो कौन सा मिला तुमको, कॉनकेव मिला। क्योंकि इस केस में क्या था, देखो लिक्विड विच पार्शियली वेट्स विद सॉलिड, इस केस में क्या है कि द फोर्स दैट इज ड्यू टू एडहेसिव फोर्स ड्यू टू रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड, दैट इज वेक्टर एमएस इज ग्रेटर देन वेक्टर एमएल, बराबर है। अगर वेक्टर एमएस ज्यादा है तो इसका मतलब देखो ना, मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ा बड़ा है इसके कंपैरिजन में, ये लिक्विड के वजह से लगने वाला फोर्स कैसा है, कम है, ठीक है, ज्यादा है, देन रिजल्टेंट लाइज इनसाइड द सॉलिड, रिजल्टेंट लाइज इन, तो यहां पे लिखेंगे एम आर, वेक्टर एम आर लाइज इन सॉलिड, तो किधर लाई करेगा, सॉलिड में। तो इसके वजह से जो सरफेस है वो इस तरह का शेप लेगा, तो सरफेस का जो मतलब मेनिस्कस का शेप जो है वो कैसा होगा, हाँ, व्हाट इज द शेप ऑफ मेनिस्कस, कॉनकेव। तो शेप ऑफ मेनिस्कस विल बी कौन सा रहेगा बेटा, कॉनकेव रहेगा। कौन सा रहेगा, कॉनकेव। और कॉनकेव है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सॉलिड सरफेस और उसके बीच में का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा, वो कैसा होगा, लेस देन 90। किधर इधर से गिनना चालू कर दोगे तो 90 से कम है, सो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा विल भी कौन सा होगा, एक्यूट होगा। कैसा होगा, थीटा एक्यूट, ओके। और इस केस का जो एग्जांपल है वो है केरोसिन ग्लास। कौन सा है, केरोसिन एंड ग्लास। और उनके बीच में का एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने तुमको बता दिया था, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है जनरली, 26 डिग्री।
तो ये पहला एग्जांपल है, जिस एग्जांपल में इन दोनों फोर्स ने डिसाइड किया कि रिजल्टेंट किधर लाई करेगा, और रिजल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो शेप ऑफ मेनिस्कस है, यानी कि जो टेंजेंट होगी सरफेस को, वो टेंजेंट तो ऐसे बनानी पड़ेगी ना मेरे को, ये रिजल्टेंट है, तो टेंजेंट जो सरफेस पे है वो परपेंडिकुलर होती है उस रिजल्टेंट को, और उस टेंजेंट के अलॉन्ग ही तो वो उसको क्या करता है, सरफेस ऐसा अलाइन करता है। अभी पूरा का पूरा पानी इस टेंजेंट के अलॉन्ग तो नहीं जाएगा, है ना, थोड़ा सा हो गया, और बाकी अपने उस जो लॉ अभी पहले पढ़े तो उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल कर लिया खुद को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप कि तुम लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी, ठीक है। उसके बाद में केस नंबर सेकंड, कुछ अलग तरह के फ्लूइड होते हैं, अलग तरह के लिक्विड होते हैं जो क्या करते हैं, सॉलिड को कंप्लीटली वेट करते हैं, या हम कहेंगे दैट इज व्हाट, कंप्लीटली वेट वाला लेते हैं या डज नॉट वेट वाला, ठीक है। तो फॉर लिक्विड विच डज नॉट वेट्स सॉलिड, तो ये वो लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग जो सॉलिड को बिल्कुल ही वेट नहीं करते, बिल्कुल गीला नहीं करते, ठीक है। ओके, तो फॉर एग्जांपल उसके लिए लेते हैं, यह है सॉलिड का सरफेस, ठीक है, और यहां पे लेते हैं हम लोग बच्चों वो वाला फ्लूइड, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल तुमको बता दो पहले ही, इसका एग्जांपल है मर्क्यूरी ग्लास। तुम लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है ना, राइज होता है, तो मर्क्यूरी क्या ग्लास को स्टिक होता है, नहीं स्टिक होता, क्योंकि स्टिक होता तो भी हम मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट ठीक से नहीं कर पाते थे, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, मतलब मर्क्यूरी स्टिक नहीं करता, ग्लास को चिपकता नहीं है, दैट मींस द एडहेसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास इज वेरी लो एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल। कांसेप्ट क्लियर हो रहा है, आई होप सो, ठीक है। तो यहां पे फिर से एक बार, यह है मॉलिक्यूल यम, तो देखो जो एडहेसिव फोर्स है यानी कि यम यस जो है यहाँ पे, दैट एमएस कैसा है, कम है एज कंपेयर टू जो कोहेसिव फोर्स है। कोहेसिव फोर्स बड़ा है तो मैंने ये जो एमएल वाला वेक्टर है वो ज्यादा लिया, ठीक है। तो इस केस में लिक्विड विच डजंट वेट सॉलिड के केस में जो एमएस है वो कैसा होगा, दैट विल बी लेस देन वेक्टर एमएल। इस कहानी को समझो तुम लोग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ तो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ को, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट आएगा ये रहेगा तुम्हारा एमआर। और जो फ्री लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट टेंजेंट क्या होती है, रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर, तो वो रहेंगी तुम्हारी टेंजेंट कुछ इस तरीके से। तो ये लिक्विड जो है, ये जो मर्क्यूरी है, ये इसके साथ साथ जाएगा थोड़ा, और उसके बाद में अगेन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये शेप कैसा आ गया, कॉन्वेक्स आ गया। अरे समझ रहे हो क्या, ये वो टेंजेंट है जो तुमने रिजल्टेंट को ड्रॉ करी है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा रिजल्टेंट को, क्लियर है। तो इस केस में जो शेप होगा मेनिस्कस का वो कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड है वो ग्रेटर है, दैट इज व्हाट, कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल। एंड एमआर किधर लाई कर रहा है, एमआर लाइज इन अ लिक्विड, किधर काम लाई कर रहा है वो, लिक्विड के अंदर। शेप ऑफ मेनिस्कस क्या आएगा यहाँ इस केस में, शेप ऑफ मेनिस्कस आएगा इस केस में कॉन्वेक्स। और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा हो जाएगा, इधर से गिनना चालू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, थीटा ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90 होगा भाई, 90 से ऊपर चला जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या है, मर्क्यूरी ग्लास। क्या है बच्चों, मर्क्यूरी ग्लास। बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल तरीके से फोकस होके पढ़ोगे तो तुमको बिल्कुल टफ नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से तुम पढ़ोगे, इतना सिंपल है, तुम खुद अपने मन से इसको आराम से लिख सकते हो। और बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाई द शेप ऑफ मेनिस्कस इन केरोसिन ग्लास पेयर इज व्हाट यू कैन से दैट एक्यूट, या केरोसिन ग्लास पेयर में या मर्क्यूरी ग्लास पेयर में एक्यूट या ऑब्ट्यूज क्यों होता है, इसका सवाल इस तरीके से पूछा जाता है। तो इनडायरेक्टली वो हमको ये पूछता है कि भाई जब भी शेप कॉन्वेक्स आता है मेनिस्कस का या कॉन्केव आता है तो क्यों आता है। तो इसके लिए तुमको ये जो पूरी कहानी है जो मैंने नोट्स में ऐड भी कर दी है, तुम्हारे किताब में भी है फिजिक्स के, ठीक है। तो ये पूरी थ्योरी तुमको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये आई होप कि ये भी तुमको ध्यान में आएगा कि किस तरीके से कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में और एक केस है, केस नंबर, ये सेकंड थी, ये कौन सी थी बच्चों, केस नंबर 2 थी, ठीक है। अभी हम थर्ड नंबर की केस पढ़ेंगे, ठीक है। केस नंबर थर्ड उन लिक्विड्स के लिए है, ओके, जो लिक्विड क्या करते हैं, कंप्लीटली वेट करते हैं। वो जो केरोसिन था वो पार्शियल था, थोड़ा थोड़ा सा लगा हुआ रहता था सरफेस को ग्लास के, ठीक है। आप कंप्लीटली वेट की बात करेंगे। लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स सॉलिड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है बेटा प्योर वाटर क्लीन ग्लास, ठीक है। अभी देखो यह हमारे पास एक ग्लास
सरफेस, ठीक है, और ये है वाटर ही लेंगे, प्योर वाटर या लिक्विड मान लो अभी का, ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अभी कंप्लीटली वेट कर रहा है, मतलब क्या है कि चिपका हुआ रह रहा है सॉलिड के सरफेस को, इसका मतलब जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पे ये मान लो ये है हमारे पास दैट इज व्हाट यम, यस, ये है एडहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड मॉलिक्यूल्स। और जो कोहेसिव फोर्स है लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से वो इतना कम है कि हम उसको निग्लेक्ट करते हैं, ऐसा मान लो, निग्लेक्ट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट किधर काम करेगा, दैट रिजल्टेंट विल कोइंसाइड विद द एमएस। समझ रहे हैं क्या? तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि यम एस, वेक्टर एम एस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वेक्टर यम एल, दैट मींस वेक्टर यम आर कोइंसाइड्स विद वेक्टर यम एस। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग देखते हैं कि भाई इस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर होती है वो टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं फ्री लिक्विड सरफेस पे, वो टेंजेंट कैसे होगी, टेंजेंट बिल्कुल ऑलमोस्ट इस सॉलिड सरफेस के अलॉन्ग ही होगी, मतलब यही होगा सरफेस ऑफ द लिक्विड। लेकिन अगर सरफेस ऑफ द लिक्विड होगा तो फिर लिक्विड क्या पूरा इसमें कैसे क्या घुस सकता है, कैसे मैनेज करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक हद तक ये बिल्कुल प्लेन होता है, पता भी नहीं चलता हम लोगों को, और उसके बाद में बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। ग्लास तुम लोग देखो, ग्लास किसी ग्लास के अंदर अगर तो पानी डाल दो प्योर सा, तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं कॉर्नर पे थोड़े से ऊपर चढ़े हुए होते हैं ना, ठीक है, प्योर इस ग्लास में, एंड दैट इज व्हाई। तो यहाँ पे बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्री लिक्विड सरफेस भी है, फिर सॉलिड सरफेस भी है, एंड टेंजेंट ड्रॉ ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस वो भी ई है, तो दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, 0। इस कहानी के ऊपर फोकस करना, रिपीट करके देखना इस चीज को कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरीके से सॉलिड और लिक्विड के बीच में 0 है ना, कि टेंजेंट जो है वो रिजल्टेंट वो परपेंडिकुलर है, तो फ्लूइड पूरा का पूरा तो गायब नहीं हो जाएगा भाई, ग्लास के अंदर पानी तो रहना है, तो कुछ हद तक ये ऐसे आएगी टेंजेंट, उनके बीच में एंगल लेना पड़ेगा 0। तो इस केस में जो एंगल है थीटा है ना वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और एग्जांपल क्या लोगे इसका, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट के अंदर कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके